अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निल मा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्प्रिंग 2024 का। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में अब तकरीबन हर टाइम में सवाल आ रहा है, तकरीबन, क्योंकि यार इन्वेंट्री बड़ा हॉट इशू है और मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि इन्वेंट्री आगे पीछे हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री की करेक्ट वैल्यूएशन के लिए बेसिक्स इसके बड़े स्ट्रांग होने चाहिए आपके। इन्वेंट्री का टॉपिक वैसे तो इतना मुश्किल नहीं है, मगर उसकी बारीकी जितनी अच्छी होगी, जितना आपको डेप्थ में समझ आया होगा, उतना आपके लिए इस तरह के सवाल सॉल्व करना आसान होगा। सवाल मुश्किल नहीं है, थोड़े आउट ऑफ द वे सवाल है, मगर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट में उसने कह दिया है करेक्ट वैल्यू निकालनी है। सवाल पढ़ेंगे। शादमान एंटरप्राइजेस लिमिटेड SEL produces two products, namely A and B. The following figure have been extracted from the draft profit and loss statement account of SEL for the year ended 31st December 2023. प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी का पूरा प्रॉफिट लॉस बना के दे दिया। सेल रुपी यूनिट्स नहीं बता दी, अमाउंट नहीं बता दी, यूनिट्स नहीं बता दी, अमाउंट नहीं बता दी। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रॉ मटेरियल ओपनिंग बता दिया, परचेज बता दिया, रॉ मटेरियल क्लोजिंग बता दिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेबर ऐड किया, ओवरहेड ऐड किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले फॉर्मेट पे इन्होंने काम करके दिया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाले फॉर्मेट पे सारा काम करके दिया इन्होंने आपको। ठीक है जी, नीचे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रॉ मटेरियल वाई इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए एंड बी। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो ऑलरेडी है, गिवन है। इसका मतलब है इस वैल्यू पे उनको शायद ट्रस्ट नहीं है, जब भी वो हमसे कह रहे हैं कि दूसरी वैल्यू निकाल लो, अपडेटेड वैल्यू निकाल लो, सही वैल्यू निकाल लो। शायद उनको अपनी एक फिगर पे ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसीलिए वो आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप जरा इनको बताइए कि भाई क्या है सही फिगर। रॉ मटेरियल वाई इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए एंड रॉ मटेरियल जी इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए में रॉ मटेरियल लगता है वो वाई, और जो प्रोडक्ट जी में रॉ मटेरियल लगता है वो सॉरी, जो प्रोडक्ट जो बी में रॉ मटेरियल लगता है वो प्रोडक्ट जी, वो रॉ मटेरियल बी है, रॉ मटेरियल जी है, सॉरी, क्या हो गया मुझे। आगे बढ़ते हैं। एचसीएल यूजेस फीफो मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन। बोथ द प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम प्रेमिसेस एंड द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट लेबर। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, आपको याद है हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं ताकि हमारा काम आसान रहे। रॉ मटेरियल दो हैं, वाई जो है प्रोडक्ट ए के लिए, जी जो है प्रोडक्ट बी के लिए। ठीक हो गई बात? फीफो यूज करते हैं, ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई। और ओवरहेड्स के लिए वो कह रहे हैं क्या बेसिस है, डेटा बनाने से ये तो थोड़ा सवाल में हम इन हो जाते हैं। लेबर आर्ट्स। ठीक है जी, बात समझ आई। आगे हमसे कह रहे हैं लेबर एंड डायरेक्ट लेबर का रेट है 400 पर आवर। ठीक है जी, बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लें एरर्स क्या है। अभी तक तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आई कि हमें इन्वेंट्री को क्यों चेंज करने की जरूरत पेश आ रही है, क्यों अपडेटेड इन्वेंट्री चाहिए। तीन छोटे से एरर्स हैं जिन्होंने बताया, जिसकी वजह से आपको ये सवाल करना पड़ रहा है। पहला एरर देख लीजिए, पहले में क्या कह रहे हैं, कंप्यूट दी करेक्ट सॉरी, ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 120,000 ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वाई हैव बीन एरोनियसली क्रेडिटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जी। क्या मतलब हुआ? ये ट्रेड डिस्काउंट किसको मिला था? प्रोडक्ट ए के लिए था या प्रोडक्ट बी के लिए था? ये मटेरियल वाई के लिए था जो कि प्रोडक्ट ए में होता है, मगर ये रिकॉर्ड कहाँ हो गया, ये मटेरियल जी में रिकॉर्ड हो गया, यानी कि जो प्रोडक्ट बी में होता है। क्या लगता है, क्या क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, क्या फिनिश गुड की इन्वेंट्री में फर्क आएगा या नहीं आएगा? ये तो रॉ मटेरियल की बातें कर रहा है। जवाब दें प्लीज, सोच के बताएं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की इफेक्ट करेगी इस एरर से, या जब मैं इसको सही करूंगा?
क्या इस एरर से फिनिश गुड, ये तो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, फिनिश गुड की इन्वेंट्री तो अलग चीज होती है ना, मैंने पहले भी बताया आपको। रॉ मटेरियल अलग चीज होता है, फिनिश गुड अलग चीज होता है। बिल्कुल पहला सवाल जब इस पेपर का कराया था तब भी मैंने आपको ये बात कही थी। क्या मसला आएगा, क्यों मसला आएगा? हाँ, मसला आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपको पता है जो ये कॉस्ट बनती है फिनिश गुड्स की, ये मटेरियल लेबर ओवरहेड मिला के होती है। जो फिनिश गुड्स की कॉस्ट होती है इसमें तीन कंपोनेंट में कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। यही सुना है हमने। अगर मटेरियल गलत रिकॉर्ड हुआ है, जो कि हुआ है लाजमी, प्रोडक्ट ए का भी गलत रिकॉर्ड हुआ है, बी का भी गलत रिकॉर्ड हुआ है, ए की कॉस्ट ज्यादा रिकॉर्ड हो गई है यानी कि डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, बी की कॉस्ट कम रिकॉर्ड होगी, वहां गलत डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया। तो जब मटेरियल की कॉस्टिंग चेंज होगी तो जाहिर सी बात है फिनिश गुड की कॉस्ट भी चेंज होगी। क्या ये आपको एंगल समझ आ रहा है? क्या ये अप्रोच समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये लिंक समझ आ रहा है? भाई देखो ना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो ऐसे ही बनती थी ना यार। जो इस साल की कॉस्ट होती है प्रोडक्शन कॉस्ट को, उसको हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या ख्याल है? तो जैसे आपको बात समझ आ रही है? हमाद क्लियर है? हाँ बिल्कुल, अब्दुल्ला कैरी फॉरवर्ड होगा, बहुत अच्छी बात की। अब्दुल्ला ने ये कहा कि जब मटेरियल की फिगर गलत आएगी तो ये कंजप्शन की कॉस्ट गलत आएगी, तो जब कंजप्शन की कॉस्ट गलत आएगी तो ये कैरी फॉरवर्ड होते होते मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गलत होगी, इसकी पर यूनिट कॉस्ट गलत आएगी और फिनिश गुड इन्वेंट्री की कॉस्ट भी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसको अभी सही करते हैं। अच्छा, खाली ए में मसला आएगा? नहीं, ए में भी मसला आएगा, बी में भी मसला आएगा। करेक्शन करेंगे तो बी को कॉस्ट बढ़ा देंगे क्योंकि उसका गलत डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया, और ए की कॉस्ट कम कर देंगे क्योंकि हमारा डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड हुआ। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। रॉ मटेरियल डिस्काउंट रॉन्गली रिकॉर्डेड, ये डेटा बनाने से बड़ा फायदा हो जाता है। दूसरा एरर क्या है, ये दूसरा एरर भी देख लीजिए। 250 indirect labor hours were erroneously correct recorded as direct labor hours of प्रोडक्ट है। क्या कह रहे हैं कि 250 घंटे जो आपने इंडायरेक्ट में लगाए थे वो आपने लेबर में रिकॉर्ड कर दिए। क्या इससे भी फर्क पड़ेगा? यस। ओवरहेड्स की एलोकेशन में फर्क पड़ेगा, लेबर की फिगर में फर्क पड़ेगा। मैंने अभी बताया मटेरियल लेबर ओवरहेड तीन कंपोनेंट होते हैं। तो बिल्कुल 250 आवर्स आपने जो है वो इंडायरेक्ट कहते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड कर दिए? रिकॉर्डेड है डायरेक्ट, डायरेक्ट में रिकॉर्ड कर दिए। रॉन्गली रिकॉर्डेड है डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी, बात समझ आई। एफओएच की एलोकेशन में डिफरेंस आएगा, लेबर में भी फर्क आएगा ना यार। ये वाली तो ये वाली फिगर थी लेबर की, वो चेंज हो जाएगी फिर। क्या ख्याल है सुधर? एक ए सॉरी ए में मसला है, बी में मसला नहीं है खाली। ये इशू सिर्फ ए में, बी में कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ ए में मसला आएगा, ये फिगर चेंज होगी थोड़ी सी। इससे क्या फर्क पड़ता है आगे जाके देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल स्टॉक चेक बाय इंटरनल बाय ऑडिटर रिवील दैट दो द यूनिट ऑफ ए एंड द अदर यूनिट ऑफ बी वर डैमेज कंडीशन, दे कैन बी सोल्ड एट 12-20% बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, तो आपके डैमेज यूनिट्स आ गए। ए के कितने? 2000, बी के 1000, और 20% बिलो नॉर्मल सेलिंग प्राइस। एनआरवी। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं फिनिश गुड की वैल्यू वापस से निकाल लें। अच्छा, अब यार एक काम करते हैं, आसान करते हैं। क्या कॉस्ट चेंज होगी? यूनिट कॉस्ट। हाँ जी, यूनिट कॉस्ट चेंज होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, एनआरबी की टेस्टिंग कर लेंगे, मसला नहीं है, मसला नहीं है। मगर पहले एक बात को समझें, क्या कॉस्ट चेंज होगी? हाँ बिल्कुल चेंज होगी। मटेरियल चेंज होगा, लेबर चेंज होगा, ओवरहेड चेंज होगा, तीनों चेंज होंगे। ए में नहीं होगा मगर, सॉरी बी में नहीं होगा, कुछ कुछ केसेस में, मगर ए में तो होगा। अब ये देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल करके जाना है आज हमने। अच्छा, पहले कुछ बात कर लेते हैं जरा।
कितने प्रोडक्ट हैं? 2 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। अच्छा ये देखिए, इसमें एक पॉइंट बड़ा टेक्निकल है, सबसे पहला पॉइंट। बाकी इतना मसला नहीं है, पहला पॉइंट बड़ा टेक्निकल है, तो सही तरह समझ के जाना है, गौर से सुनिएगा प्लीज। देखिए अपडेट समझिएगा कि हमें रिवाइज कॉस्ट निकालनी है। वो आएगी, मटेरियल वापस है, लेबर वापस से, ओवरहेड वापस है, सब में डिस्टरबेंस है तो 3 एरर, मगर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस हर जगह मौजूद है भाई। हर जगह कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस मौजूद है। तो और एंड में मैं एक बात और करता चलूं कि यार यूनिट्स में, अच्छा एक और काम चाहो तो पहले करवा लो, पहले करना है कोई काम? एनआरवी वाली टेस्टिंग पहले करनी है क्या? वो कह रहे दे कैन बी सोल्ड एट 20% बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, ये चाहो तो पहले करके रख लो, एंड में शायद टाइम ना बचे तुम्हारे पास। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाल लो, ए की सेलिंग प्राइस कितनी है और बी की सेलिंग प्राइस कितनी है, निकाल सकते हैं आप। ऐसे ही मुझे ख्याल आ रहा है कि पहले यार एक ये आसान शरीफ कैलकुलेशन करके रख लेते हैं। 5040 डिवाइड बाई 48,000, डिवाइड बाई 59,000, क्या आ रही नॉर्मल सेलिंग प्राइस? सर ऐसे डिवाइड तो करो, प्लीज चेक करें। नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या बनी? हाँ, बाकी लोग भी देख लें। 105 और 130, थैंक यू अब्दुल्ला एंड सुरेश। 20% बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ना। 80% ने मल्टीप्लाई करें तो एनआरवी पर यूनिट आ जाएगी 84। एग्री करेंगे? कॉस्ट से कम कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है जी, तो ये एडजस्टमेंट हमारे सामने, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि डैमेज यूनिट्स, नॉर्मल यूनिट्स कितने हैं। चलें इसको हम अभी देखते हैं ना बाद में। अच्छा ये बस लास्ट में एक, मतलब ये वो बातें जो एंड में करनी होती है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि यार आसान बातें पहले कर लूँ आपसे। प्रोडक्ट ए में हमारे पास जो इन्वेंट्री निकलेगी, ए और बी की नॉर्मल अलग निकलेगी और एन डैमेज की अलग निकलेगी ना। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है ना? प्रोडक्ट ए, ठीक है, जितना प्रोडक्ट बी, नॉर्मल की अलग निकलेगी, डैमेज की अलग। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? तो मैंने ये स्ट्रक्चर ढांचा आपके सामने बना दिया यार। एग्री करेंगे? इट इज फाइन। चलो अब जरा यार आ जाओ असल चीज पे, असल गेम पे आ जाओ। असल गेम कुछ और है। असल गेम कुछ और।
अच्छा अब जरा देखिएगा प्लीज, मटेरियल चेंज हो रहा है, लेबर चेंज हो रहा है, ओवरहेड चेंज हो रहा है, तो यूनिट कॉस्ट असल चीज है। यूनिट कॉस्ट, जो रिवाइज यूनिट कॉस्ट है ना, जिसकी वजह से सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ, ये हमारा टारगेट है। रिवाइज यूनिट कॉस्ट आ जाएगी तो ये कोई मसला नहीं है। आगे का हमें पता है लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी कैसे निकालेंगे, एनआरवी हम पहले ही निकाल चुके हैं। और नॉर्मल इन्वेंट्री अलग है। नॉर्मल इन्वेंट्री के यूनिट कितने यूनिट, 2,000 यूनिट वो कह रहे हैं ना डैमेज है, और यहाँ कितने कह रहे हैं, 1,000 यूनिट कह रहे हैं डैमेज है, तो बाकी नॉर्मल हो जाएगी इन्वेंट्री। 12,000 में से अगर 2,000 डैमेज है तो 10,000 नॉर्मल हो जाएगी। 16,000 में से अगर 1,000 डैमेज है तो 15,000 नॉर्मल हो जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? तो सवाल तो बिल्कुल समझे आपके एंड में प्लेट में रखे है, सिर्फ एक फिगर चाहिए, सवाल बिल्कुल एंड पे। मेरी बात समझ आ रही है? देखें ये भी काम हुआ है, यूनिट भी पता है, सिर्फ कॉस्ट का मसला है। अब मैंने इसलिए आपको कॉन्फिडेंस दिया कि खुदा ना खाता कॉस्ट गलत भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि 10 में से जीरो मिलेंगे। इतने सारे काम करने के ऐसा नहीं, मुफ्त है ये, इसके मार्क्स हैं भाई। एनआरवी निकालने के मार्क्स हैं, एनआरवी को कंपेयर करने के मार्क्स हैं, लोअर निकालने के मार्क्स हैं, डैमेज यूनिट अलग से लिखने के मार्क्स हैं, नॉर्मल यूनिट अलग से लिखने के मार्क्स हैं। ठीक है, आधा मार्क, पाव मार्क, जो भी है, पौना मार्क। मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये खुदा ना खास्ता जो मैं अगला काम बता रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि सवाल में जीरो मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सवाल गलत हो जाएगा भी। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा अब जल्दी से इधर आ जाते हैं जरा, क्योंकि स्ट्रक्चर रेडी है हमारे पास। अब यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जो पहला पॉइंट है, बाकी आगे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा मैं ए और बी को साथ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि दोनों से ही रिलेटेड है। ए की मटेरियल कंजप्शन की कॉस्ट थी 22 लाख, और इसकी है 31,41,40,000। 22 लाख, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। रॉ मटेरियल कंजप्शन, ठीक है जी, बात समझ आई? अच्छा अब यार इसमें ना करेक्शन करनी है, डिस्काउंट, करेक्शन ऑफ डिस्काउंट, करेक्शन ऑफ डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट की करेक्शन कैसे होगी? तो ये आ जाएगी रिवाइज्ड मटेरियल कंजप्शन, तो हम कह देंगे ए। अच्छा अब डिस्काउंट की करेक्शन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह लेबर करना है, ओवरहेड करना है, तो हमारे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि मटेरियल वाई, मटेरियल थी। अच्छा ये बताएं वो, ये डिस्काउंट था कितने का? 120,000। सही है। और कितने क्वांटिटी परचेज की है? 30,000। प्लीज ये देखें, गौर से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मटेरियल कितना है? मटेरियल वाई, मटेरियल जेड। ठीक है जी, 120,000 का डिस्काउंट है, और से देखिएगा। क्वांटिटी परचेज कितनी की? क्वांटिटी परचेज कितनी की है? 30 और 40। डिस्काउंट पर केजी कितना हो गया? यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक बात समझ आती है? 3 रुपए का डिस्काउंट है और 4 रुपए का डिस्काउंट है, सही है। अच्छा अब एक मसला सुनिएगा गौर से। कितनी क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है? 10,000। 30 में से 30 फॉलो करते हैं ना?
फीफो फॉलो करते हैं ना, परचेज 30,000 हुआ, उसमें से कितनी क्वांटिटी क्लोजिंग में पड़ी है? 10। अब ये जो मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुपर एडजस्टमेंट है। क्वांटिटी परचेज आपने की है 30। ठीक है, गौर से देखिएगा। मेरे क्लोजिंग मटेरियल है, और मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया है? यहाँ तक बात समझ आती है? भाई ये बात समझ आती है? प्लीज देखें जरा, प्लीज ये वाली, कि 30,000 आपने मटेरियल खरीदा था, उसमें से 10,000 क्लोजिंग स्टॉक में है। हाँ भाई, ये अभी बात, अभी 2 मिनट सुने, अभी देखें जरा, मैं समझाता हूँ मैं। ये बात समझने की जरूरत है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कि 30,000 आपने खरीदा था, ये बात समझ आ रही है ना सुधीर? इतना तो समझ आ रहा है कि 30,000 आपने खरीदा था मटेरियल, उसमें से 10,000 इस्तेमाल नहीं हुआ, 20,000 इस्तेमाल हुआ होगा। हाँ, एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? तो इनटू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट? 4 रुपए। कितना हो गया? 40,000। कितना हो गया? 80,000। तो कहने का मतलब है यहाँ जो इम्पैक्ट आएगा, यहाँ यहाँ या 80 का इम्पैक्ट आएगा, 40 का इम्पैक्ट आएगा, या 120 का इम्पैक्ट आएगा? सवाल मेरा ये। इस वर्किंग को देख के क्या लगता है कि जो मैंने ऊपर फिगर लिखी है उस पे जो इम्पैक्ट आएगा वो 40 का आएगा, 80 का आएगा, या पूरे 120 का आएगा? तीन में से कोई एक आंसर है। मटेरियल वाई मींस प्रोडक्ट ए। ये बात तय है कि आंसर माइनस होगा, क्योंकि मटेरियल वाई का डिस्काउंट था, माइनस तो होगा। जो करेक्शन ऑफ डिस्काउंट का एडजस्टमेंट होने का है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 80 का होगा, 40 का होगा, या 120 का होगा? प्लीज यार सोच के बताएं। ये टेक्निकल पॉइंट है सवाल का, आगे सवाल में कुछ नहीं रखा यार, सवाल आगे बहुत ही हलवा है। हम तो अभी तैयारी के लिए बैठे हैं ना, मैंने कहा ना सेशन का एजेंडा ये तो नहीं है कि हम जो है वो सिर्फ सोल्यूशन पे बात करें। सुदैश बिल्कुल सही कहा आपने, अब्दुल्ला बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी नाइस यार, परफेक्ट। बाकी लोग जो इतने सारे लाइव में मौजूद हैं, भाई जवाब देना यार। शर्मा क्यों रहे, शर्मा क्यों रहे? गलत हो जाएगा ना ज्यादा, क्या हुआ, कोई बात नहीं। दाग तो अच्छे होते हैं सर एक्सेल के बकौल। देखें, इस बात को समझें कि ये जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ये फिगर निकालना चाह रहे हैं, फिनिश गुड की कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं। जो फिनिश गुड का ताल्लुक है वो रॉ मटेरियल से नहीं है, रॉ मटेरियल के क्लोजिंग का नहीं है। नहीं, हमाद गलत कह रहे हो, हमाद इसका ताल्लुक जो है ना वो रॉ मटेरियल के क्लोजिंग से है, चंदा। शाद बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। चंदा, इसका ताल्लुक रॉ मटेरियल के क्लोजिंग से। मेरी बात समझ आ रही है? देखो साफ साफ लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, मगर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो फिनिश गुड की कर रहा हूँ। तो फिनिश गुड का ताल्लुक तो कंजप्शन से होगा ना। देखो मेरी बात समझो, प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग मोड में क्या होता है कि ये तीनों फिगरें ऐड होती हैं, ये देखो, कंजप्शन, लेबर, ओवरहेड, ये सब ऐड होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं यूनिट से, तो यूनिट कॉस्ट आती है। याद करो हमारा ऐसा ही होता है, यूनिट कॉस्ट जो फिनिश गुड की बनती है वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से बनती है। मटेरियल का कंजप्शन, लेबर, ओवरहेड, याद करो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यही होता था कि इन तीनों को ऐड करते थे। वो अलग बात है, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग भी आता था, अगर मैं और बारीकी से बात करूं तो। हमार, मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, बार बार मसला नहीं है, मगर हर बंदे का यहाँ पे क्लियर होना जरूरी है कि रॉ मटेरियल का क्लोजिंग एक अलग चीज है। मैं यहाँ पे फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक निकालने जा रहा हूँ, तो फिनिश गुड के क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट कॉस्ट आती है कंप्लीट यूनिट की। कंप्लीट यूनिट का मतलब होता है मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, ओवरहेड भी होगा, मटेरियल कंज्यूम्ड। तो यहाँ जो इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल कंजप्शन पे, जो इम्पैक्ट आएगा रॉ मटेरियल। और मैं दूसरी बार, ये सोने पे सुहागा, ये मैंने स्टार्ट भी किससे किया है? मैंने स्टार्ट भी किस पे किया? अगर तुम वर्डिंग में भी गौर करो, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सिरा क्या है? कंजप्शन। तो कंजप्शन का मतलब है जो कंजप्शन ओरिएंटेड इम्पैक्ट है, मेरे वो लेना चाहिए ना मुझे। कंजप्शन ओरिएंटेड इम्पैक्ट कितना है? 80,000। तो यहाँ पे गलती अगर आपने 120 कर दिया तो सवाल आपके हाथ से गया, छूट गया सवाल हाथ से। अच्छा, यहाँ कितना आएगा प्रोडक्ट बी में, ये भी देख लो। प्रोडक्ट बी में वन, ये इतना नहीं आएगा प्रोडक्ट बी में। प्रोडक्ट बी में कुछ और आएगा, प्रोडक्ट बी में भी देख लो। यही सारी कैलकुलेशन मटेरियल जी की भी करनी है।
मटेरियल डी कितना परचेज किया आपने? मटेरियल डी कितना परचेज किया? देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा है हमें रिपीट करने का मौका मिल रहा है। मटेरियल बी कितना परचेज किया? 40, और स्टॉक में बढ़ा हुआ है 33, सॉरी 7। 40 खरीदा हमने रॉ मटेरियल, क्लोजिंग में 7 बढ़ा हुआ है, परचेज हमने 40 किया था, बढ़ा हुआ 7 है, याद रखिएगा। जी, तो 40,000 आपने मटेरियल परचेज किया, 40,000। और इसको अगर हम देखें तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 7,000 है। और मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है जी? सॉरी, 7,000 था ना, हाँ। तो प्लीज देखें, इस बात को समझें कि कंजप्शन ओरिएंटेड इम्पैक्ट जाएगा खाली, कंजप्शन के अलावा वाला इम्पैक्ट नहीं जाएगा। और 1 मिनट की कॉस्ट थी 3, तो 21,000 डिस्काउंट का जो इम्पैक्ट था ना। देख रहे हैं 120 में से 21 का इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक में चला गया होगा, मेरी बात समझ आ रही है? अब्दुल्ला क्लियर है, हमाद क्लियर है, शाद क्लियर है, सुदैस क्लियर है, इस्माइल क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है? मुझे बताएं जी। बाकी जो लाइव में है सबको क्लियर है भाई कि 3 रुपए का इम्पैक्ट था 1 kg पे डिस्काउंट का, उसमें से कुछ इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे गया होगा, कुछ इम्पैक्ट मटेरियल पे गया होगा, कंजप्शन पे गया होगा, और हमें यहाँ पे सिर्फ कंजप्शन ओरिएंटेड इम्पैक्ट लेना है। क्या करूं, ऐड करूं, लेस करूं? क्या करूं, ऐड करूं, लेस करूं? क्या हुआ था, ये किसका डिस्काउंट था? जेन्युइन किसका डिस्काउंट था? ये वाई का डिस्काउंट था, जो कि गलती से, एरोनेसली मींस गलती से जी में रिकॉर्ड हो गया, गलती से जी में रिकॉर्ड हो गया। करेक्शन में यहाँ पे लेस हो रहा है तो यहाँ पे ऐड होगा 99। अब आप बोलो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं हो सकते यार, ये दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक अलग है। देखिए ये मैं बता रहा हूँ, सुपर एडजस्टमेंट है ये प्लीज 10 में से मैं समझता हूँ, अगर मैं एग्जामिनर हूँ 3-4 मार्क इस एडजस्टमेंट के रखूँ खाली। ये एडजस्टमेंट समझ आ रही है? ये सुपर एडजस्टमेंट है। पहले 1 kg का डिस्काउंट इम्पैक्ट निकाला, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कंजप्शन ओरिएंटेड इम्पैक्ट लिया, उसमें से सिर्फ कंजप्शन ओरिएंटेड इम्पैक्ट लिया। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है जी। तो रॉ मटेरियल कंजप्शन रिवाइज आ गई है, कितनी आ गई? 2120,000, और ये हो गया 3240,000। ये एडजस्टमेंट काफी मुनासिब एडजस्टमेंट थी, हैवी एडजस्टमेंट थी बिल्कुल, मगर समझ आई है आपको? हमारे बताने का स्टाइल समझ आ गया कि हमने कैसे और मैंने इसके अलावा भी तसल्ली दी कि अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं भी क्लिक होती है तो यार ये बाकी काम तो देखो आप फिर भी कर सकते हो, वो गलत फिगर लेके भी काम कर सकते हो। खैर अच्छा, लेबर पे आ जाते हैं, लेबर पे आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स क्लियर, दैट्स गुड। लेबर पे आ जाते हैं। लेबर गिवन कितना है भाई सवाल में? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर सवाल में बराबर में लिखा हुआ है ना, 11 लाख और 12 लाख। इसमें कोई चेंज नहीं है, बी में। ए में चेंज है। ए में क्या चेंज है? ए में चेंज ये, वो क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर जो था ना, इनडायरेक्ट लेबर पर एरोनसली रिकॉर्डेड है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, कम रिकॉर्ड हो गया? मुझे बताओ, ऐड करूं या लेस करूं? पहले बस मुझे ये बता दो, ऐड करूं या लेस करूं डायरेक्ट लेबर में से? यहाँ कुछ नहीं होने का भाई, ये सेम रहेगा। जल्दी से बताइए। 250 इनडायरेक्ट लेबर आवर्स और एरोनसली रिकॉर्डेड एज डायरेक्ट लेबर। हमने डायरेक्ट लेबर ओवर स्टेट कर दिया है या अंडर स्टेट कर दिया है, ये बता दीजिए मुझे। हमने डायरेक्ट लेबर को अंडर स्टेट किया है या ओवर स्टेट किया है? एरोनसली रिकॉर्डेड का मतलब है गलती से रिकॉर्ड हो गया। यार प्लीज पार्टिसिपेट करो। बिल्कुल, वेरी गुड।
अंडर स्टेट कर देंगे 400 पर आर का रेट है, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, दोनों का रेट 400 पर घंटा ही हमने कहीं सवाल पढ़ते हुए लिख लिया था, तो लेस कर दें इसमें से। लेस कर दें ओवर स्टेटेड। कितना हो गया, 1 लाख। 400 इंटू 250। ठीक है, रिवाइज लेबर हो गया। तो ओवरहेड में चेंज आएगा यार, ये समझ, ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ओवर स्टेट किया है बिल्कुल, अभी इसको सही कर लिया। ओवरहेड में चेंज आने का यार, ओवरहेड का चेंज समझ लें, ये इंपॉर्टेंट है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओवरहेड जो गिवन है इसमें भी चेंज आएगा। कितने हैं ओवरहेड्स? 1320, 1440। ठीक है जी, ओवरहेड गिवन है, मगर मसला ये है कि किस पे बेस करते हैं? लेबर आवर्स, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे एक चेंज है, मसला आ गया, एक बताता हूँ क्या। लेबर आवर्स चेंज हुआ है ना, लेबर आवर्स चेंज हो गए। देखें बात समझिए, लेबर आवर्स पहले ज्यादा रिकॉर्ड हुए थे, इसको मैं और आसान करता हूँ। अभी लेबर आवर्स आपने कम किया तो एक्चुअल लेबर आवर्स कम है ना। ठीक है, ओवरहेड में मसला आएगा लेबर आवर्स की वजह से, माने या ना माने, क्योंकि ओवरहेड लेबर पे बेस करते हैं। अब इसकी वर्किंग देख लें साइड में, ये नोट करने का मैं टाइम दे दूंगा, मसला नहीं। करेक्ट लेबर आवर्स, करेक्टेड लेबर आवर्स, कोडेड ए के करेक्टेड लेबर आवर्स कितने हो गए? 400 का रेट है, 1 मिलियन करेक्टेड कॉस्ट है। करेक्टेड कॉस्ट कितनी है? 1 मिलियन। रिवाइज कॉस्ट है 1 मिलियन, तो इसके रिवाइज आवर्स कितने हो गए? रिवाइज आवर्स कितने हो गए? 2500। 2500 हो गए, चेक कर लें। 2500। और प्रोडक्ट बी के आवर्स कितने हैं? टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए? बात समझ आती है मुझे, बताएं कि आपको आवर्स कैलकुलेट समझ आ गए? इज इट फाइन? क्लियर है बात? अब आ जाए रेट पे। ओ यार का रेट क्या है? एक नए सिरे से ओवरहेड का काम कर रहा हूँ, एक नए सिरे से ओवरहेड का काम कर रहा हूँ। ओवरहेड्स कितने टोटल? टोटल कितने? 2860, 1320 और 1440। ओवरहेड टोटल ये है ना, 1320। मैं या तो ये कर लूँ कि पुराने वाले ओवरहेड, टोटल तो सेम ही होता है ना ओवरहेड्स का, सिर्फ एलोकेशन में फर्क आ रहा है ना। टोटल ओवरहेड्स का टोटल में तो फर्क नहीं आएगा ना, सिर्फ एलोकेशन में फर्क आएगा ना। तो देखो क्या रेट आ रहा है। तो ए के ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे और बी के ओवरहेड्स कितने हो जाएंगे? ए के 2500 घंटे, ए के 2500 घंटे, चेक करें कितने ओवरहेड आ रहे हैं। ये 3000 घंटे हैं, 1560 हो जाएगा। टोटल वही आएगा 2860। तो ओवरहेड जो है गिवन जो है उनको नहीं यूज करें।
रिवाइज निकालें, रिवाइज निकालें। मेरी बात समझ आ रही है? रिवाइज जिस तरह लेबर रिवाइज निकाला है, जिस तरह आपने मटेरियल रिवाइज निकाला है, ओवरहेड भी रिवाइज निकाले हैं, जो कि हमने वर्किंग कर लिए। 13 लाख अलग है। पुराने वाले को भूल जाए ना, पुराने वाले ऑब्सोलीट हो गए, रिडंडेंट हो गए, यूजलेस हो गए, बेकार हो गए, नाकारा हो गए। तो रिवाइज टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? रिवाइज प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई? ऐड कर लें, A+B+C, A+B+C, इन तीनों को ऐड कर लें, 1 2 3। देखें क्या आ रही है रिवाइज कॉस्ट। 21 20, 31 20 और ये 4420,000। और ये कितनी आ रही है? 6 मिलियन। प्रोडक्शन यूनिट्स। मेरी बात समझ आ रही है? देखें ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ये नए घंटे निकाले वापस से, नया रेट निकाला वापस से, और नई एलोकेशन निकाली। प्लीज देखें ये इंपॉर्टेंट है। पुराने ऑब्सोलीट हो गया है, रिडंडेंट हो गया, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, फंस जाएंगे। ठीक है, चले फाइनली एंड करते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल सकते हैं आप, प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके निकाल लें। यूनिट कॉस्ट, प्रोडक्शन यूनिट निकाल लेता हूँ मैं आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस, ये ऐसे निकलता है ना, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सेल्स। ऐसे ही निकालते हैं। अगर मुझे प्रोडक्शन को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा? सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यही करेंगे। सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यही करेंगे। तो ए के भी निकाल लें और बी के भी निकाल लें। सेल्स पता है आपको, ये रही सेल्स 48 एंड 59। ये फिनिश गुड्स की बात हो रही है, 10 और 12। प्लस क्लोजिंग, ये फॉर्मूला तो पता था ना यार, एब्जॉर्प्शन माइनस में पड़ा है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग वाला फॉर्मूला। मैं अभी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। क्लोजिंग 12 है, ओपनिंग 10 है। 50,000। ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग 16 है, ओपनिंग 15 है। ये बात समझ आई? चले, चले, गेम खत्म हो। चले जी, यूनिट कॉस्ट आ गई हमारी, और गेम खत्म होने पे जा रहा है। 88.4 एंड 100। यहाँ तक कोई सवाल है? पूछ लें प्लीज, प्लीज मुझे बताएं, यहाँ तक कोई सवाल है? लास्ट स्टेप्स रह गए बस। ये प्रोडक्शन यूनिट्स कैसे निकले? क्योंकि ये कंजप्शन निकली है, टोटल कंजप्शन को सेल यूनिट से डिवाइड नहीं कर सकते, क्राइम हो जाएगा। प्रोडक्शन यूनिट जरूरी थे। प्रोडक्शन यूनिट निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूले का सहारा लिया। अब ये यूनिट कॉस्ट आ गई। अब यूनिट कॉस्ट का इन्वेंट्री कैसे निकलेगी? स्ट्रक्चर रेडी था, याद करें, मैंने पहले से स्ट्रक्चर रेडी करके रखा हुआ है। मटेरियल रिवाइज कंजप्शन निकाल ली, लेबर रिवाइज वापस निकाल लिया, बी को नहीं छेड़ा, ओवरहेड वापस फ्रेश तरीके से निकाल लिया, पुराना ऑब्सोलीट हो गया। अब आ जाओ इधर। यूनिट कॉस्ट कितनी आई है भाई? 88.4। 100। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, यहाँ पे एनआरवी लोअर है, यहाँ पे कॉस्ट लोअर है।
और फाइनली फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, 10,000 यूनिट याद करें। नॉर्मल यूनिट्स को फिर हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे, याद करें। नॉर्मल यूनिट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे, याद करें। हाँ, नॉर्मल यूनिट्स को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, याद करें। मेरी बात याद आ रही है। और इसको रिकॉर्ड करेंगे एनआरवी, ऐड कर लें 1052,000। ये सब रेडी करके रखा हुआ है मैंने पहले से, इसीलिए पहले से रेडी करके रखा हुआ था ताकि प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे नॉर्मल भी रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे, नॉर्मल भी रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे, और एनआरवी भी डैमेज भी रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे, क्योंकि एनआरवी जो है वो ज़्यादा थी तो यहाँ भी लोअर 100 ही आ रहा है। ये वो वाला 100, ये वाला 100। मेरी बात समझ आ रही है। कितना आ गया, 16 लाख। इट इज फाइन। हाँ भाई, कैसा सवाल था, मजा आया सवाल सॉल्व कर। अच्छा सवाल, क्वालिटी सवाल था। कितने परसेंट बच्चे पास हुए इस सवाल में, कितने परसेंट बच्चे पास हुए इस सवाल में? सिर्फ 16% बच्चे पास हुए इस सवाल में। हाँ भाई, कोई कह रहा था आसान सवाल करा रहा हूं मैं। हाँ भाई अब्दुल्ला, आप सही है। ठीक है। कितने बच्चे परसेंट बच्चे पास हुए हैं? खाली 16। एग्जामिनर कमेंट देख लें भैया। द इम्पैक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ डिस्काउंट वॉज डायरेक्टली एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। डायरेक्टली एडेड सब्ट्रैक्टेड, डायरेक्टली का मतलब है खाली लोगों ने 120 ले लिया। हमने इतनी मेहनत से 80 और 99 निकाला, लोगों ने वो नहीं किया, लोगों ने 120 किया, जो कि गलत हुआ। एक ये गलती हुई अब्दुल्ला, बात समझ आई? एक ये गलती हुई, हम ये गलती नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ recalculating the purchase, instead of recalculating the purchase and raw material consumed, दूसरा लोगों ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट सम एग्जामिनिंग एडेड। ओ माय गॉड, लोगों ने टेंशन में आके माइनस की जगह ऐड कर दिया। ओ माय गॉड, क्या टैलेंट है, माशाल्लाह। ओ भाई, डिस्काउंट माइनस करना था, वहां ए में ऐड कर दिया, ये भी हो गया। फिर कुछ लोगों ने डायरेक्ट लेबर की एडजस्टमेंट नहीं की, जो कि गलत बात है, करनी चाहिए थी एडजस्टमेंट। हमने आपको सिखाया एडजस्टमेंट कैसे करनी है, वो ए में करनी थी, बी में नहीं करनी थी। और फिर दूसरा ओवरहेड्स का जो इम्पैक्ट था, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में मसला था, यूनिट प्रोड्यूस नहीं निकले लोगों से, हमने यूनिट प्रोड्यूस निकाले थे, याद आ रहा है, अभी निकाले थे 50 और 60। साइड में वर्किंग करवाई थी मैंने आपको, साइड में वर्किंग करवाई थी, याद आ रहा है। वो कह रहे हैं एग्जामिनर ये भी नहीं निकला लोगों से। कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाला लोगों ने रिवाइज तरीके से, हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालता, याद है मैंने हाईलाइट भी किया था, कॉस्ट पर यूनिट निकालना जरूरी है वरना सवाल नहीं जाएगा आगे। और एनआरवी के लिए जो काम करना था, एनआरवी के लिए करना था 80% ऑफ द कॉस्ट ले लिया, रादर देन 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ओ भाई, वो 80% एनआरवी जो है वो कह रहे हैं बिलो द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, कॉस्ट पे नहीं लेना था, सेलिंग प्राइस पे लेना था, लोगों ने कॉस्ट पे ले लिया। यार मैं बताओ, अब आप ईमानदारी से बताओ, ये सवाल आपको समझ आ गया है? वैसे एक सवाल है मेरा, ईमानदारी से बताना, जो लोग लाइव में, जो लोग रिकॉर्डिंग में, वो मुझे मैसेज करके बता देना भाई, मेरा नंबर पे, जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस नंबर पे। आपको क्या ये सवाल समझ आया है? सीरियस बताएंगे ईमानदारी से, या ऊपर सर के ऊपर से गया? इतनी मेहनत हुई है मगर कोई बात नहीं यार, सच सच बताओ, अब जाके समझ आया है? माशाल्लाह। तो देख मुझे बताओ, अब आ गया? अब आएगा पेपर में तो संभाल लोगे? 16% बच्चा पास हुआ, दिल खराब हो जाता है यार टीचर का। अभी मैं ये 3% वाला भी कराऊंगा, बेफिक्र हो, 5% वाला भी मिलेगा। बट खैर चलो, कोई बात नहीं यार, टाइम कम है, नमाज का टाइम हो रहा है, मुझे यहाँ पे एंड करना होगा। ठीक है जी, इसको नोट करना है, नोट कर लो भाई आप लोग जरा। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन, नोट कर लेना प्लीज। पूरा सोल्यूशन है, अखबार भी हुआ है ये, अगर समझ आ रहा है तो ऐसे देख लो। ये लास्ट पार्ट था। ये लास्ट पार्ट। इट इज फाइन। चलें जी, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी जल्द। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। यार ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल था, अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो आप बाकी स्टूडेंट से भी ज़रूर शेयर करिएगा, उनका भी भला हो जाएगा यार प्लीज़। ठीक है ना, खाली अब तक अपने तक नहीं रखना है, और लोगों को भी करना है।
बाकी नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, नमाज़ का टाइम हो रहा है, मैं भी नमाज़ के लिए निकल रहा हूँ। कोई क्वेरी हो, कन्फ्यूजन हो, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।